गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग भारत के मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश के इतिहास को स्टार्ट करेंगे। ये सैयद वंश के इतिहास का प्रथम वीडियो है जिसमें आज हम लोग सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां के इतिहास को पढ़ेंगे, जिन्होंने 1414 ईस्वी से लेकर 1421 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सैयद वंश जो है वो दिल्ली सल्तनत पे शासन करने वाला चौथा वंश है और इस वंश ने दिल्ली सल्तनत पर 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पे शासन किया। ये देखेंगे दिल्ली सल्तनत पे शासन करने वाला चौथा वंश है। प्रथम वंश जो था गुलाम वंश था, जिसके इतिहास को हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक, चौथा है सैयद वंश जिसके इतिहास को हम लोग आज पढ़ेंगे। पांचवा है लोदी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सैयद वंश के जो शासक हैं ये खुद को इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताया। हालांकि इस बात की कोई पुष्टि अभी तक हुई नहीं है, लेकिन ये बात भी सच है जो ये सैयद वंश है, इनके जो पूर्वज हैं वो अरब क्षेत्र से ताल्लुकात रखते थे। सैयद वंश जो है ये दिल्ली सल्तनत पे शासन करने वाला एकमात्र शिया वंश है। अब देखो सैयद वंश के शासक हैं, उनके नाम भी हम लोग देखते चलेंगे। पर प्रथम है सैयद खिज्र खां, जो कि सैयद वंश के संस्थापक भी हैं और जिन्होंने 1414 ईस्वी से लेकर 1421 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पे शासन किया। इनके बाद इनका उत्तराधिकारी, इनका पुत्र मुबारक शाह दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है, जो कि 1421 से लेकर 1434 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पे शासन करता है। इसके बाद मुबारक शाह का भतीजा मोहम्मद शाह दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है, जो कि 1434 से लेकर 1443 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। उसके बाद सैयद वंश के आखिरी शासक कौन है? आलम शाह, जो कि 1443 से लेकर 1451 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पे शासन करता है। तो बारी बारी से सभी के इतिहास को हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रथम है खिज्र खां, जो कि सैयद वंश के संस्थापक भी हैं और इन्होंने 1414 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर अधिकार कर लिया। किसे पराजित कर? तो एक अफगानी शासक था जिसका नाम था दौलत खां, जो कि कुछ महीनों तक का ही शासक बनता है दिल्ली सल्तनत में। जिसे पराजित करके खिज्र खान ने दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लिया, दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया तथा सैयद वंश की स्थापना की। कहीं कहीं सैयद भी लिखा मिलेगा, कहीं कहीं सैयद भी लिखा मिलेगा, तो हड़बड़ाना नहीं है, दोनों एक ही हैं। खिज्र खां के पिता का नाम है नासिर मुल्क मर्दान दौलत, जो कि फिरोज शाह तुगलक के यहाँ अमीर के रूप में कार्यरत था। अब ये जो खिज्र खां हैं सैयद वंश के संस्थापक, इन्होंने सुल्तान की उपाधि न धारण कर खुद को रहते आला की उपाधि से ही खुश रखा। रहते आला मतलब किसानों का प्रमुख। अब देखो इससे पहले हम लोग गुलाम वंश को पढ़े थे। दिल्ली सल्तनत में हम लोग प्रथम पढ़े थे कौन? गुलाम वंश को। तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने भी सुल्तान की उपाधि न धारण कर खुद को सिपा सलाहकार के पद से ही खुश रखा था। ठीक उसी तरह खिज्र खां, जो कि सैयद वंश के संस्थापक भी हैं, इन्होंने भी सुल्तान की उपाधि न धारण कर खुद को रहते आला की उपाधि से ही खुश रखा। अब देखो दिल्ली सल्तनत पर हमला होता है मंगोल शासक तैमूर लंग का। कब होता है? 1398 ईस्वी में। और उस वक्त का शासक होता है कौन? नासिरुद्दीन महमूद, जो कि पराजित होता है और यह गुजरात भाग जाता है और आसानी से तैमूर लंग को जीत प्राप्त हो जाती है। यह दिल्ली को जीतता है तथा दिल्ली से खजाने को लूटता है। इसमें मदद कौन करता है? खिज्र खां। वापस जाते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दियालपुर का सूबेदार नियुक्त कर दिया। और ये जो खिज्र खां होता है ये तैमूर का एक पुत्र है, शाहरुख मिर्ज़ा। शाहरुख मिर्ज़ा के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है तथा सालाना कर जो होता है वो शाहरुख मिर्ज़ा को भेजा करता था। लेकिन ये जो खिज्र खां है ये बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था और इसे पता था कि दिल्ली सल्तनत से जो राज्य खुद को स्वतंत्र किए हैं उन्हें एक करना है और तथा दिल्ली पे अधिकार करना है, जो कि ये 1414 ईस्वी में करता भी है। दौलत खां को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लेता है। अधिकार करने के बाद तुगलकों के द्वारा जो उनके द्वारा जो सिक्के जारी किए गए थे, जैसे हम लोगों ने देखा था कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा उसके नाम से जो उसने सिक्के जारी किए थे अपने कार्यकाल में, जिसमें अपना नाम, उसके उत्तराधिकारी का नाम और खलीफा का नाम अंकित करवाया था सिक्कों पे। तो जो तुगलकों के द्वारा जो सिक्के जारी किए गए थे उसमें कोई तब्दीली नहीं करता है खिज्र खां।
और देखो सैयद वंश से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे हम लोग देखते चलेंगे। खिज्र खां की जो मृत्यु होती है वो 20 मई 1421 ईस्वी को हो जाती है। और फरिश्ता जो कि इतिहासकार हैं, उन्होंने खिज्र खां को एक न्यायप्रिय और उदार शासक के रूप में बताया है। जब खिज्र खां की मृत्यु होती है तो उसमें युवा वर्ग, वृद्ध, दास और स्वतंत्र रूप से सभी लोगों ने काले वस्त्र पहनकर दुख प्रकट किया था। अब खिज्र खां की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी उनका पुत्र मुबारक शाह दिल्ली की सत्ता को अपने हाथ में लेता है, दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है, जिसने 1421 से लेकर 1434 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। अब जो मुबारक शाह जो होता है अपने पिता के विपरीत कदमों पर चल के अपने आप को सुल्तान घोषित करता है तथा मुबारक शाह शाह की उपाधि ग्रहण करता है और अपने नाम के सिक्के जारी करता है। और इसने अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया और पूर्ण रूप से एक वैधानिक शासक के रूप में शासन किया। तो यहाँ देखेंगे कि ये जो मुबारक शाह होता है खुद को सुल्तान घोषित करता है, जहाँ की खिज्र खां होता है खुद को रहते आला के पद से ही खुश रखता है। तो उसके विपरीत जाकर ये खुद को सुल्तान घोषित करता है तथा शाह की उपाधि धारण करता है, अपने नाम के सिक्के जारी करता है तथा अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाता है। देखो इससे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं मुबारक शाह के कार्यकाल से कि इसने एक विद्वान व्यक्ति याहिया बिन अहमद सरहिंदी को अपने राज्य में आश्रय दिया था। और याहिया बिन अहमद सरहिंदी जो हैं, इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम है तारीख़ मुबारक शाही, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एकमात्र ग्रंथ है जिससे सैयद वंश के इतिहास की अहम जानकारी मिलती है, तारीख़ मुबारक शाही से। और इसके जो लेखक कौन हैं, याहिया बिन अहमद सरहिंदी, जिसने मुबारक शाह के कार्यकाल में दिल्ली में शरण ली थी और तथा इन्होंने मुबारक शाह के कार्यकाल में तारीख़ मुबारक शाही की रचना की। इस कारण मुबारक शाह के कार्यों का वर्णन इसमें अधिक मिलता है। इनके महत्वपूर्ण कार्यों को देखो तो मुबारक शाह ने यमुना नदी के किनारे 1434 ईस्वी में मुबारकबाद नाम के नगर की स्थापना की। अब देखो तुगलक वंश के इतिहास को देखो, अगर आप थोड़ा हम लोग पीछे के इतिहास को भी डिस्कस करते चलेंगे तो सैयद वंश से पूर्व किनका शासन था दिल्ली सल्तनत पे, तो तुगलक वंश का। तुगलक वंश के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ तथा सर्वाधिक विद्रोह भी तुगलक वंश के कार्यकाल में होते हैं। तो इन विद्रोहों का जो असर होता है वो सैयद वंश में भी देखने को मिलता है। तो जो विद्रोही होते हैं, जो असंतुष्ट वर्ग होते हैं, उनका एक संगठन तैयार किया जाता है। किसके द्वारा? तो मुबारक शाह का वजीर होता है सरवर उल मुल्क के द्वारा एक संगठन तैयार किया जाता है, विद्रोहियों का संगठन। और इस विद्रोहियों का संगठन का नेतृत्व भी कौन करता है? सरवर उल मुल्क अपने सुल्तान के खिलाफ ही गद्दारी करता है, षड्यंत्र रचता है। देखो इस संगठन के लोगों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। जब मुबारक शाह अपने नए नगर का निरीक्षण कर रहा होता है तब एक सिद्धपाल नाम के व्यक्ति के द्वारा मुबारक शाह की हत्या कर दी जाती है 19 फरवरी 1434 ईस्वी को। अब मुबारक शाह की मृत्यु हो गई, तो मुबारक शाह के मृत्यु के बाद उनका भतीजा मुहम्मद शाह दिल्ली सल्तनत का शासक बना, जिसने शासन किया 1434 से लेकर 1444 ईस्वी तक। तो नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, ये मुबारक शाह हैं और यह मुहम्मद शाह है, जो कि मुबारक शाह का भतीजा होता है। कौन? मुहम्मद शाह। मुहम्मद शाह का जो वास्तविक नाम होता है मुहम्मद बिन फरीद खां। ये जो फरीद खां हैं ये मुहम्मद शाह के पिता हैं। फरीद खां मुहम्मद शाह के पिता हैं और ये फरीद खां मुबारक शाह का भाई है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोहम्मद शाह के इतिहास को पढ़ेंगे। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आप वीडियो के आखिरी तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।